Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another level of control engineering. Today's topic is transient and steady-state response of first order control system. अच्छा अभी थोड़ा सा अगेन बैक जाते हैं जैसे अब आलोक थ्योरी में भी पढ़ रहे होंगे। अब होता क्या कि हमने पहले कहा था कि कंट्रोल सिस्टम में एक्चुअली में होता क्या है, हम चीज़ों को अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वो करने के लिए जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपको उसके पूरा बिहेवियर का पता हो कि वो किस तरीके से बिहेव करे, तभी तो आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करें। अच्छा, तो हमने कहा कि हम जो रियल लाइफ के जो सिस्टम होते हैं, जो रियल लाइफ के सिनेरियोज होते हैं, उनको हम मैथमेटिकली मॉडल बनाते हैं, मतलब उसका मैथमेटिकली बिहेवियर मैथमेटिक्स में समझ के ट्रांसलेट करते हैं जिस तरीके का उनका प्रैक्टिकली बिहेवियर होता है। उसके डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने बताया था। अच्छा, उनके 3-4 मेथड्स बताए थे कि किस तरीके से एक आपका सिस्टम जो है उसका मॉडलिंग होती है, जिसमें स्टेडी स्टेट उसका हमने अलग किया, हमने ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच, और इसके अलावा भी एक दो और भी थी जो कि हमने नहीं कि हमने इन दो पे फोकस रहा है, और ये दोनों ही मतलब बड़े काम की टेक्निक्स हैं। अच्छा, अब उस सिस्टम्स का हमने बिहेवियर समझ लिया, उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी। अब मैथमेटिक्स की मॉडलिंग जब हम करते हैं तो फिर वहाँ पे सिस्टम्स की कैटेगराइजेशन एज पर दी मैथमेटिकल मॉडलिंग अलग होती है। आप सपोज करें, आपने एक सिस्टम मॉडल किया, उसकी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर, और एक आपने सिस्टम मॉडल किया, उसकी इक्वेशन बनी एक्स प्लस वन। अब मिसाल लो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर, ये दोनों सिस्टम की समझो कि मॉडलिंग हो गई, और मतलब आपने जिस तरीके से भी मॉडलिंग किया और ये सिस्टम की मॉडलिंग परफेक्ट है। तो जब सॉल्यूशन करने जाते हैं तो इस तरह की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रिलेटिवली इजी है, क्योंकि जब स्क्वायर क्यूब वगैरह इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, तो चीज़ें जो है ना बहुत सिंपल होती है मैथमेटिकली, जिसको हम अक्सर कहते, ठीक है। तो और दूसरा ये तो जैसी चीज़ें हायर ऑर्डर इक्वेशन हो जाता है तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकली अलग होता है, उनका प्रैक्टिकल बिहेवियर भी उन सिस्टम का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, इस बेस पे हमारे पास जो कंट्रोल ऑर्डर जिनकी जो इक्वेशंस को अगर जब ड्राइव करते हैं हम, मतलब ऐसे सिस्टम्स की जब आप मॉडलिंग करते हैं मैथमेटिकली, तो वो सिस्टम्स की जो इक्वेशंस हैं उनका ऑर्डर जो हाईएस्ट होगा वो 1 होगा, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। जिस तरीके से यहाँ पे x प्लस वन में आपका हाईएस्ट एक्सप्रेशन क्या, पावर x का क्या है, 1 है, तो इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो दूसरी इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर का टर्म आ जाता है, तो वो सेकंड ऑर्डर है, उसको हम सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। तो ऐसे सिस्टम जिनको हम फर्स्ट ऑर्डर से मॉडल होते हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम्स कहेंगे, और दूसरे जो सेकंड ऑर्डर से होते हैं तो उनको हम जो सेकंड जिसमें एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर इन्वॉल्व हो तो उसको सेकंड ऑर्डर में हम कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया उस बात? जी सर। ओके, गुड। अच्छा, कंट्रोल में आप लोगों ने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं अभी जो चल रहा है? सर ये एक सर वो एच से सर वो एक आता है, मतलब सर वो उसका नाम है अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा। ये सर एरर के बाद का टॉपिक था सर। एरर के बाद का मतलब इसमें पीआईडी पीडी या ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट, ये बोर्ड प्लॉट सारे, इनमें से कोई चीज़ पढ़ी है? नहीं सर, ये चीज़ नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, हो सकता है किसी टॉपिक में आया हो तो शायद आपको अभी ध्यान में सर वो ना आ रहा। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से रिलेटेड था वो। वो स्टेडी स्टेट। सर ये आपने सर लैब ज़ीरो में भी दिया हुआ था। हाँ, रॉथ अच्छा, हाँ। ऑर्बिट्स क्राइटेरिया। अच्छा अच्छा, थोड़ा वो बहुत सर वो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी अभी जो है ना अपकमिंग लैब उस पे भी है। ओके, तो मतलब ये चीज़ तो पढ़ी ली होगी। अच्छा, ये चीज़ दरअसल है। ये है कि सर ऑनलाइन में सर वो क्वालिटी सर वो सेक्रीफाइस हो जाती है सर, वो बड़ी तेज़ी के साथ। आपको मैंने बताया ना कि सर वो कोर्सेज चल रहे हैं, तो सर उसमें भी सर थ्योरी में भी बस थोड़े बस समझ में नहीं आ सके थे, तो सर बस इस वजह से जो है। हाँ, खैर ये बात तो सही है। इंशाल्लाह अब कोशिश करें। मैं तो बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी, तो हमारे देखो अभी 6th लैब है, एक्चुअल में 5th लिखा हुआ है, एक्चुअल में है 6th लैब। तो मगर इंशाल्लाह हो जाएंगी कवर। ठीक आ, है सर। जिस तरीके से हमने पहले भी प्रैक्टिस की थी, तो देखते हैं सिचुएशंस क्या बनती है, फिर यूनिवर्सिटी में अगर मौका मिला तो हम वहाँ पे भी रिवाइज कर लेंगे।
सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी जी सर, ये जी जो पिछली जो लैब्स है ना सर, सर हम सर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे सर जो प्रॉब्लम आई। प्लस सर अगर वो आपके पास सर थोड़ा अगर यूट्यूब के अंदर या आगे पीछे सर अगर कोई मटेरियल हो, क्योंकि सर यकीन करें सर काफ़ी सारे लड़कों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर लैब्स में। तो सर हम चाह रहे हैं सर इंशाल्लाह सर आप हम जब ये आउटपुट आपको देंगे सर, ये हमारा अपनी एफर्ट्स होंगी, मतलब बनस्बत ये कि जो है मतलब कॉपी पेस्ट वाला ना हो। तो सर मैं इसलिए चाह रहा था सर कि अगर थोड़ी बहुत सर अगर आप हमें यूट्यूब से भी रिलेटेड, ताकि हम समझ जाए फंक्शन हाँ, सिमिलरिटीज। जरूर जरूर। अच्छा, वैसे मैं जो एलएमएस पे आप अगर देखेंगे ना, तो जो वो मोस्ट रिलेवेंट इनसे रिलेटेड है, तो वो तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैं इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी रखी हैं, और भी अभी जो मोस्ट रिलेवेंट है तो मैं ज़रूर रखूँगा ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, बाकी जितनी भी चीज़ें ये मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर आप मेरी ही रिकॉर्डिंग्स दोबारा सुनेंगे तो बहुत ही ईज़िली, और मैं सामने कर रहा होता हूँ तो अ, थोड़ा उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो उसमें भी आसानी हो जाएगी। और अगर कहीं पे भी कोई इश्यू हो तो ज़रूर मुझसे राब्ता करें किसी टाइम पर भी, ठीक है? ठीक है सर, ये अच्छी बात थैंक यू है। सर। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं जहाँ तक आ गया फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर वो सिस्टम जिनको हम मैथमेटिकली अगर मॉडल करते हैं सिस्टम को, तो वो उनकी इक्वेशन होती हैं हायर ऑर्डर्स में, मतलब एक्स का 1 होता है या एक्स जो भी वेरिएबल है उसका 1 होता है। अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि वो कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, अब 2 चीज़ें आपके टर्म सामने नज़र आ रहे हैं जो कहलाते हैं ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। अच्छा, ये ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज क्या हैं, कुछ आइडिया है? जी सर, ये हाँ, नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं सर, और सर ये एक्सपोनेंशियली जो है वो डाई आउट हो रहे होते हैं। सही। और स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट सर ये रियल पार्ट होता है सर, ये डाई आउट नहीं होते सर। अच्छा, डाई आउट की हद तक तो बात सही है, मगर मेरे ख्याल में जो आप कुछ मैं इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब इसे स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है क्या चीज़? जब भी मैं मिसाल और आपको एक सपोज करें एक सिस्टम है ये, सर अब ये इसको फोर्स रिस्पॉन्स तो नहीं है स्टेडी स्टेट? फोर्स रिस्पांस ये है नेचुरल फोर्स एंड ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट, ये बड़े एक दूसरे रिलेटेड है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, होपफुली इससे आपको ना समझ में आप आ जाएगा। फिर उसमें उसके बाद मुझसे पूछिएगा, ठीक है? अच्छा, आप सपोज करें ये एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, इसको आपने दिया इनपुट। अब मैं इस इनपुट को जो है ना, और उससे निकल रहा है आउटपुट। जब जब भी आप किसी सिस्टम को इनपुट देते हैं और आउटपुट से मिलता है, तो उसमें 2 स्टेट्स आती हैं। एक ट्रांज़िएंट कहलाती है, ट्रांज़िएंट मतलब टेम्परेरी, स्टेडी स्टेट मतलब जो परमानेंट कह लें, या एक उस स्टेशनरी कंडीशन में होता है। अब इसका सपोज़ करें, अब मैं ये एग्ज़ाम्पल जो दे रहा हूँ ना उसको गौर कीजिएगा। सपोज़ करें जब हम घर में फ़ैन चलाते हैं, तो आपने मिसाल लो एक ये समझा कि फ़ैन है, यहाँ पर ना फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है? ये सिस्टम जो है फ़ैन का सिस्टम है। आपने इसको इनपुट दिया क्या? साइनोसॉइडल, ये यूँ मैं कहूँ कि डीसी फैन है। अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये डीसी फैन, ये फैन है, ठीक है? और यहाँ पर आपने दिया इसको, समझो कि ये डीसी फैन था आपका और आपने यहाँ से दिया पावर। पावर जो उसको मिला तो अच्छा, तो बताओ प्रैक्टिकली फैन कैसे उसका क्या होता है जब आप जैसे बटन ऑन करते हैं तो, उसामा? जी सर, वो ऑन जैसे ही करते हैं तो सर वो फंक्शन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, फंक्शन शुरू कर दो, मगर कैसे फंक्शन शुरू करता है? थोड़ा-सा मतलब उसको मतलब आप रोटे हाँ, हाँ, जी बोलें। सर, ये रोटरी मोशन सर से आपकी जो है ये आपको हाँ, विंड जो आपके एयर को सर्कुलेट कर रहा होता है। सही है। अच्छा, ये तो है। अब मैं जो जिस पार्ट पे इंटरेस्टेड हूँ ना समझाने के लिए, वो ये है कि क्या पंखा आप ऑन करते ही एकदम सपोज करें कि फुल स्पीड पे चलता है? नहीं सर, स्लो ही स्लो। ठीक है। अब होता क्या है कि आपका पंखा समझो कि पहले स्पीड उसकी थी 0, स्टेशनरी था। जैसे आपने पावर ऑन किया तो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, वो उसी स्पीड पे जो है ना कंटीन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा होता है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो अब 2 पार्ट हो गए, मतलब आपने जैसे ही फैन ऑन किया
तो स्टेशनरी से लेके उस स्पीड तक, मतलब जिस स्पीड पे कंटिन्यूस फैन चल रहा हो, ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। बात समझ में आ रही है मेरी अब? जी सर। बात क्लियर हुई? जी क्लियर हो गया। अच्छा, यस सर। और ये जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। अच्छा, अब हमें जब सिस्टम हम कर रहे होते हैं ना स्टडी, तो हम इन दोनों पार्ट्स को स्टडी करना लाजमी होता है। कि जब आप चीज कोई करते हैं कि एक स्टडी स्टेट को कहते हैं जिसमें नॉर्मली वो जो सिस्टम है ना वो अपना फंक्शन करता रहेगा, और ट्रांजिएंट वो स्टेट होती है जब हम ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, तो वो उस वर्किंग कंडीशंस तक या उस सिचुएशन तक आने में जो उसको इफ मतलब अप्रोच लगती है या एफर्ट लगती है, उसको हम पार्ट को कहते हैं ट्रांजिएंट। जैसे मिसाल तौर आप इस तरीके से कोई और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप रियल लाइफ में आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रहा है? सर ये जो आपकी मोटर जो होती है सर, इसमें भी इसी तरीके से हो रहा था। हाँ, मोटर। अच्छा, बड़ा अच्छा एग्जांपल। अच्छा, ये मोटर भी रोटरी, मगर मोटर में आपने नोट किया होगा उसका जो स्पीड होती है ना उतनी ज्यादा तेजी से होती है कि आपको बहुत ही कम टाइम होता है ट्रांजिएंट के लिए। मतलब जी जो सर। जीरो से वो फुल स्पीड में बहुत ही कम टाइम लगाता है, हालांकि वो भी जी जीरो सर। से उस स्टडी में जाता है। इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनको अपने जो क्या कहते हैं कि जीरो स्टेज से लेके उस वर्किंग स्टेशन में आने के लिए हर किसी का अपना डिफरेंट टाइमिंग है, डिफरेंट जो होता है। तो ये हो गया पार्ट ट्रांजिएंट। अच्छा, अब यहाँ पर जो सर कंप्रेसर भी ऐसे हो सकता है ना, कंप्रेसर में भी बहुत मतलब बहुत एयर सारे आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन आपको जो मोस्टली सिस्टम्स होते हैं ना, ये दो ही पार्ट होते हैं उसमें। उसके इसको हम कहते हैं कि ट्रांजिएंट, दूसरा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट उसको कहते हैं जिसमें वो फुल वर्किंग होता है। मतलब अब बात तो समझ में आ गई ना, ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है। जी सर समझ में आ गया ठीक है। अब डिफरेंट है, मैकेनिकल की सिस्टम ले लो, अब जितने भी आप एग्जांपल्स है मैकेनिकल के ले लो, इलेक्ट्रिकल के ले लो, इलेक्ट्रॉनिक के ले लो, हर जगह पर ये। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिएंट पार्ट। अच्छा, ट्रांजिएंट पार्ट जो होता है, ठीक है, ट्रांजिएंट पार्ट जो होता है ये एक टेम्पररी कह लें या एक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है। मतलब उस इक्विलिब्रियम का उसको ये जो वर्ड लिखा है ना बड़ा अच्छा आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जहां पर वो अपना सिस्टम वर्क कर रहा होगा ना, वो अपनी पोजीशन में जो भी, जिस तरह फैन अपनी उस कांस्टेंट स्पीड पे कंटिन्यू जितना भी टाइम आप उसको पावर देते रहेंगे उतना टाइम उसी स्पीड पे चलता रहेगा। तो वो उसकी हम कहेंगे इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में वो चलता रहा है। तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया ट्रांजिएंट। अच्छा, जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जब तक आप उसको पावर देते रहें चलता रहेगा। इट मींस ये जो स्टेज होती है ये एक अप्रोच टू ये तब तक रहेगी जब तक आप उसको पावर देते रहेंगे या वो सिस्टम चल रहा है, जो भी जिस सिस्टम का भी आप है ना मॉडल टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होगा ये बड़ा शॉर्ट टर्म होगा। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पार्ट है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर। जिस तरीके से फॉर सपोज आप कभी कोई चीज लेके आए और जैसे ही ऑन किया ड्रग्स उड़ गई, खत्म हो गई, मतलब एग्जॉस्ट हो गई। इट मीन उसका सिस्टम का यहाँ पर ही ये ट्रांजिएंट पार्ट था ना, यहाँ पर ही कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपका सिस्टम फेल हो गया। ऐसे शायद आपने भी देखे होंगे कि जैसे कोई चीज ऑन की, मिसाल लो आपका क्या कहते हैं कि बारिश हो जाए तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में पानी चला जाए, तो जैसे आप ऑन करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जो सर्किट आगे पीछे उसमें पानी वानी आ गया था, तो वो जैसे ही ऑन करते ही तकरीबन इस जगह पे ही वो डैमेज हो जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पर इस स्टेज पे होता है आपकी स्टेडी वो क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी, स्टेडी नहीं, स्टेबिलिटी एनालिसिस। क्या वो सिस्टम स्टेबल है नहीं है, अगर कोई ग्लिच आता है तो वो ऑटोमेटिकली डाई आउट होगा नहीं होगा, जिसका आपने अभी जिक्र कर रहे थे। ठीक है, ओके, जी अब सर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आई आई होप कि यहाँ तक क्लियर यस हो सर। गई। ओके। जी सर। ओके, अब हम आते हैं आज का जो एक्चुअल में हमारा लैब का काम है ना, वो ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उनकी ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज को चेक करना। अब क्योंकि कंट्रोल सिस्टम को मैंने पिछले लैब्स में जितने भी आपको जो करवाए तो हम सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे। मतलब हम एक मॉडल ले रहे थे मोस्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट से, और कुछ और भी एग्जाम्पल लिए थे उनको हम निकाल रहे थे
क्या कहते हैं कि उनका हम निकाल रहे थे ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन एक अप्रोच है, एक मेथोलॉजी है एक सिस्टम को मैथमेटिकल मॉडल करने का। एक ट्रांसफर फंक्शन है, दूसरा स्टेडी स्टेट है। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिवली इजी है तो हम उस पर ही रिलाई कर रहे हैं। अच्छा, अब ये एक सिस्टम है। हाँ, अब सवाल पैदा यहाँ पर ये होता है कि एक सिस्टम है ना, अब सपोज करें, अब मैं फैन की ही बात करते हैं क्योंकि अब ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो उसको ही समझ लें। सपोज करें एक फैन आपने लिया। अब इस फैन को मिसाल तौर आपका ये फैन जो है इसको 10 वोल्ट देंगे तो कैसा बिहेवियर होगा, 20 वोल्ट में देंगे तो कैसा होगा, 40 वोल्ट देंगे तो कैसा होगा, अगर साइनोसाइडल वेव देंगे तो कैसा होगा, एंड सो ऑन। मतलब मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से डिफरेंट इनपुट्स जो होंगे ना उस पे उस सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा। तो वो जो सिस्टम का रिस्पांस मालूम करने के लिए हमारे पास 3-4 जो है ना सिग्नल जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट। एक कहलाता है स्टेप सिग्नल, दूसरा रैंप सिग्नल, तीसरा इम्पल्स। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इम्पल्स, ये 3-4 ऐसे सिग्नल्स हैं जिन पे हम टेस्टिंग करते हैं उस मैथमेटिकल मॉडल की कि क्या है। अच्छा, ये इम्पल्स है ना, ये इम्पल्स ऐसा इंपॉर्टेंट सिग्नल है, अगर इस पे हम कोई सिग्नल को किसी सिस्टम को टेस्ट करें ना, मतलब किसी सिस्टम में इम्पल्स एज ए इनपुट दें, इम्पल्स, तो उसका जो बिहेवियर होगा ना उसको हम कहते हैं सिस्टम का बिहेवियर, क्योंकि इस इम्पल्स पे जो रिस्पांस से ना हमें तकरीबन सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो अब हम आते हैं, अब ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, एक ये सिग्नल है। अब इसमें कहा कि भाई ये बताओ कि ये एक सिस्टम है, अब उस सिस्टम का हमें रिस्पांस बताना है कि वो एक, अगर उसको इम्पल्स सिग्नल दिया जाए तो उस सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, सॉरी स्टेप। अब यहाँ पे ये सवाल में हमसे स्टेप पे पूछ रहा है कि स्टेप सिग्नल अगर एक सिस्टम को दें जो कि गिवन है सिस्टम, तो उसका क्या रिस्पांस होगा। लिखा हुआ है यूनिट स्टेप सिग्नल इंटीमेट सडन चेंज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्चुअल इनपुट सिग्नल हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है, अब ये एक सिस्टम है, ठीक है, और ये जो है आपके पास, अच्छा अब यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन याद है, इक्वेशन क्या है ट्रांसफर फंक्शन की। सर गेन इज इक्वल टू, या ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन जब आता है ना उसको हम एच से लिखते हैं मोस्टली, उसके साथ इनपुट जब मल्टीप्लाई करते हैं हम इनपुट, तो हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, अब क्या हुआ इक्वेशन भी आनी चाहिए। ये, इक्वेशन को सर ये आउटपुट को सब्जेक्ट बनाया हमने। हाँ अब क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए ना, हाँ, और इनपुट, ये आउटपुट है, ये सिस्टम की इक्वेशन है और उस पर मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट। ठीक है, ये हो गया हमारा, इससे हमें जो मिलेगा वो हमारा सिस्टम का आउटपुट। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन किस डोमेन में करनी है, ये एक्चुअल में करनी है मल्टीप्लीकेशन हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसको एस डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है जो मोस्टली सिग्नल सिस्टम में पढ़ाया जाता है। मैं कन्वोल्यूशन को समझाना, हेलो हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ रही है। जी सर, आवाज़ आ ओके, एक्चुअली में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा था। सो अच्छा, हम तो कहाँ थे, हाँ, सिस्टम में जो इक्वेशन जो होते हैं, हेलो,
हेलो, हाँ इंजीनियर। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी समा। अच्छा हमजा आया था क्या? जी सर। डिस्कनेक्ट हो गया शायद वो भी। ओके सो हम थे सर रिकॉर्ड। नेट की वजह से सर वो। हाँ होते हैं इशू। अच्छा तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा चला। अच्छा सो हम थे यहाँ पर कि सिस्टम को एक आया, उसको इनपुट हम मल्टीप्लाई करेंगे जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है तो आपको मिल जाएगा आउटपुट। अब मैथलेब में ये काम हमारे लिए बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब कैसे? ये ऐसे होता है कि आपका सिस्टम जो है ना फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर कैसे? ये देखो, अगर सिस्टम की इक्वेशन को देखो तो ये है, और ये इनपुट है। अब ये इनपुट इसके साथ मल्टी, ये किसका है? ये इसको हम कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप। क्योंकि इसने हमें हमसे पूछा है कि मेरा सिस्टम को, मतलब एक सिस्टम है उसको जब यूनिट स्टेप सिग्नल दिया जाएगा तो उस पर रिस्पॉन्स क्या आएगा। ओके ओके, अब हो रही है? नहीं सर अभी। अब हो गई स्क्रीन शेयर शो? नहीं सर। अभी तक नहीं हुई? मेरे से तो नहीं सर मेरे अभी पास, तक। मेरे पास तो यहाँ से शेयर्ड है। मैं एक जी दफ़ा सर अब हो गई। सर अब फिर चली गई। अब आ होगी। जाएगा। ओके, सर वो दरअसल नेट की वजह से सर वो। लोडिंग में टाइम लग रहा होगा। ये सर लोडिंग में टाइम लग रहा हाँ चलो खैर कोई इशू नहीं। अच्छा तो हम जिक्र कर रहे थे इसका। अब ये सिस्टम है, इस पे इसने इनपुट मल्टीप्लाई है। अब इस सिस्टम का अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/s+1/s। तो इनको s+1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? क्योंकि ये हो जाएगा s² + 1 और s, और आपके पास जो है सिस्टम का ये आ गया। अब आप जो है यहाँ पर उसको चेक करना है, इस सिस्टम को चेक करना है हमें, क्या कहते हैं कि रिस्पांस, स्टेप रिस्पांस। अब इसका बड़ा आसान सा इसमें हल है। कैसे? एक तो ये 1/s² ये वो। अब मैटलेब करने के लिए हम, क्योंकि मैटलेब है ही हमें कंप्यूटेशन में हेल्प करने के लिए है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने पिछली लैब में किया था। याद है न्यूमेरिकल एनालिसिस में? सिर्फ क्या है। जी सर। करेंगे, उन इक्वेशंस, जिन जिन वेरिएबल्स को उस ऑर्डर के साथ उनके कोएफिशिएंट्स लिखते जाएंगे। मिसाल और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो ये लिखा। अब यहाँ पे s+1 है तो 1 तो यही रहेगा क्योंकि ये और इसके s है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 दूसरा आ गया। अच्छा अगर यहाँ पर s² + 1 होता तो क्या लिखते? सपोज करें s² + 1 होता यहाँ पे तो क्या लिखते? इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखते? वेक्टर। कुछ ध्यान में आ रहा है? ये हमने ना उसमें मैंने जिक्र किया है न्यूमेरिकल एनालिसिस की लैब में। कुछ ध्यान में आ रहा है? जी सर। ओके कोई नहीं। अच्छा इसमें क्या होता है कि पहले s² हाईएस्ट पावर है ना, उसका जो कोएफिशिएंट है वो लिखा। अब s² फार था वो 2s² है तो यहाँ पे 2 लिखा। अब उसके बाद हमें लिखना होगा s जो है, अब सिंपल s है ही नहीं s⁻1 का, तो इट मीन 0 लिखेंगे और फिर कांस्टेंट फिर 1, तो ये हो जाएगा 201 अगर होता तो। अभी तो नहीं है। सो अब ये न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर लिखा, और इस सिस्टम का स्टेप रिस्पांस मालूम करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, एक स्टेप फंक्शन है उसमें वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख देंगे, इंटर करेंगे। हमारे पास जो क्या कहते हैं कि रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा इसका। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं ये आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो स्क्रीन चेक करते रहिएगा।
सो ये है हमारा मतलब एक ये मैं इसको चेंज नहीं करा, चलो यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और CLC क्लियर आल तो याद ही होगा। जी ठीक है, सो इस तरह है और इधर हमने अपने फंक्शन के न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टेप मैंने लिखा और इस प्रोग्राम को मैंने किया सेव। सेव में करता हूँ इसको CE लैब नंबर कौन सी है ये हमारी 5 कर दें। ठीक है, सो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, रन करेंगे, हमें पता ही होगा यार राज रन कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो रन लिखा हुआ है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे या F5 प्रेस करेंगे, सो हमारे पास ये सिस्टम रन हो जाएगा। सो अभी ये लोड कर रहा है, ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बिजी शो कर रहा है, वैसे इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, आई डोंट नो। ओके, ये स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, यस सर। नज़र आ रहा है आपको? तो ये स्टेप सर रिस्पॉन्स एक आ चीज़ गई। पूछनी थी, जी जी। एक चीज़ पूछनी थी सर। सर ये जो आपका ये 2018 वाला जो है सर, ये 2 जीबी पे चल रहा है या 4 जीबी पे रैम पे? इधर इसमें मेरे पीसी में, ये मेरे पीसी में 8 GB है। अच्छा, सही है। इसमें जितने आपके पास ना मेरे ख्याल में 4 GB हो तो वैसे शायद 2 GB पे भी चल जाए, मगर मे भी नहीं क्योंकि सर, 4 जीबी मसला होता है क्योंकि सर वो कुछ विंडो भी ले रही होती है ना, तो इस वजह से ये। एग्जैक्टली यही है कि अगर ज़्यादा होता है ना तो फिर वो बेहतर होता है। मेरे जी पास सर। जो है ना मेरे ख्याल में 8 GB है जहाँ तक, 8 GB हाँ। सो ठीक है उस वजह से ठीक है शायद। सर, बस ये पूछना था। हाँ ठीक है, ये फिगर नज़र आ रही है, तो अब देख लिया। अब इसी तरीके से यस सर। आपके पास कोई भी सिस्टम हो, अब मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं, फॉर सपोज मैं आपको दे दूं ये, ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन हो उसको आपको कहा जाए इसका मुझे निकाल के दिखाओ कि क्या रिस्पांस होगा, तो बस सिंपल क्या करना होगा आपको, ये जो है अ, उसमें उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उस ट्रांसफर फंक्शन का, और आपके पास उसके स्टेप रिस्पांस चाहिए तो स्टेप लिखना है। अगर इम्पल्स रिस्पांस चाहिए तो उसमें आपको क्या करना होगा, सिंपली इम्पल्स लिखना होगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है ना, अब मुझे स्टेप नहीं इम्पल्स रिस्पांस चाहिए, मतलब उस सिस्टम को आप इम्पल्स इनपुट दे। तो इम्पल्स की स्पेलिंग ये है, आई होप कोई मिस्टेक ना किया मैंने। सो ये जो है, सर ULS, IM UL, अच्छा IMU, UL नहीं नहीं, नहीं, IMPUL, IMP, IMPUL। हाँ सही है। ओके, सो आ गया। अब इम्पल्स क्या होता है कि सिंपल एक सडन शॉक कहते हैं जिस तरीके से, वो है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सिंपली एक लाइन होती है, मतलब मैथमेटिकली जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ उस लाइन पे या जीरो पे 1 होती है, बाकी टाइम पे उसकी वैल्यू 0 होती है, ये इसकी एक डेफिनेशन है इम्पल्स की। अच्छा, तो इम्पल्स पे यही सेम रिस्पॉन्स का सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होगा वो आपके सामने। इस तरीके से तीसरा सिग्नल था रैंप। रैंप के लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है, उसको हम यूज करेंगे हेल्प LSSIM के नाम से ख्याल में। अच्छा, ये ऐसा सिस्टम है, इसमें हमें क्या करना होता है कि ये एक सिस्टम को, जो हम पहले सिस्टम बताएंगे कि ये सिस्टम है, और उसको इनपुट भी हम बताएंगे ये इनपुट है, मतलब बजाय जिस इसमें ये देख रहे हैं ना, हम इनपुट नहीं दे रहे, हम ये दे रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सिस्टम दे रहे हैं, और जिस इनपुट जो है हमारा एज ए फंक्शन है खुद ही। अब यहाँ पर आप कोई भी इनपुट हो सकता है, सपोज करें एल से मैंने यहाँ पे लिख दूँ ना सिम, तो इसमें क्या हो गया, क्या होगा कि मैंने लिख दिया नम कामा देन, और एक, इसमें एक और फंक्शन भी है, ठीक है, नम कमांडेंट। अच्छा, और दूसरा आर और टी। अच्छा, आर हमारे पास ये है और ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, आर टी। सो मैं यही फिलहाल ले रहा हूँ।
num then num then r t, सही है। सो कोई भी इसमें इनपुट लिखेंगे आपके पास हो जाएगा, तो उस पर वो सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? तो ये एक सिंपली ये जो है ना रैंप ओरिजिनल सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल है, और ये उस इनपुट पे उस सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ये वो शो कर रहा है। बात क्लियर हो गई उसामा? इसमें कुछ पूछना हो तो बताएं। सर ये न्यूमेरिकल एनालिसिस लैब की तरह की बस सिर्फ कोड करके तो सर ये आउटपुट हमने फाइंड करना है। दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन अपना? सर ये जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने जैसे कोड किया था, कोड हाँ करने के बाद सरफेस को रन किया था, तो उसी तरीके से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में मैटलैब है ही हमें कैलकुलेशन, क्योंकि मैटलैब का मेन जो काम ही है कैलकुलेशंस में हेल्प करना। ये कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है किस्म का, एक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर ही है जो कि हमें अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना, उनके ग्राफिक्स में ग्राफिकल फॉर्म उन इक्वेशन के ग्राफ बनाना और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। ये सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन ही इसी बुनियाद मतलब इस मकसद के लिए है। सो ये हमें उसी में हेल्प कर रहा है। अब नॉर्मली ये हो कि मिसाल तौर अगर ये ग्राफ हम हाथ से बैठ के ये करें तो ये जितना काम सिंपल लग रहा है ना, ये हालांकि है भी सिंपल। आजकल के जितने इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम बनी हुई हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत बेसिक है। मगर इसको भी अगर बैठ ना कर देना शुरू तो इसमें भी हमें टाइम लगेगा जब हम बैठ के हाथ से करेंगे तो। सो ये है ही हेल्प मतलब कर। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सर जो मैनुअली कॉम्प्लेक्स होती है सर उसको वो ये जो है हाँ सॉफ्टवेयर क्योंकि पे जो है सिंपल कर देता है। हाँ सॉफ्टवेयर हेल्प करता है ना, क्योंकि फास्ट है, इसकी कंप्यूटिंग फास्ट है। ऐसे फॉर सपोज मैं आपको कहूँ कि मुझे 13 मल्टीप्लाई बाय 132, अब इससे मल्टीप्लाई करें तो बंदा तो सोचेगा, बैठ के कैलकुलेट करेगा, और इसके कंपैरिजन में कंप्यूटर को दो तो वो एक मिली सेकंड भी नहीं लगाएगा। तो इसकी कंप्यूटिंग स्पीड इंसान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ है। उस वजह से ये हमें, और दूसरा ये विजुअली चीज़ों को दिखा सकता है, तो इंसान तो दिखा नहीं सकता ना, वो ड्रा करता है, तो हमारे ड्रा एरर करने। चांसेस भी कम होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एरर चांसेस भी कम होते हैं अगर इसका प्रोग्राम सही लिखा हुआ तो इसमें रिजल्ट सही आते हैं बिल्कुल। सो सॉफ्टवेयर की तो बात ही अलग है, क्योंकि इसने दुनिया को ही चेंज किया हुआ है आज। सॉफ्टवेयर के आने के बाद दुनिया तेज हो गई है। अच्छा, जी सर। सो इसकी आज की जो ये लैब थी ना हमारी, वो यही थी कि आपको क्या करना है, एक सिस्टम ले, आप सपोज करें एक सिस्टम ये दिया हुआ है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, देखो इसका हाईएस्ट पावर है। अब इसका एक लेना है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, और उसका क्या कहते हैं कि रैंप सिग्नल रिस्पॉन्स, ये हमें निकालना है। तो कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ चेंजेस क्या होगी, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे यही सेम जो मैंने अभी किया है ना, यहाँ पे अगर इसको 10 कर दो तो यही इसी का ही आ जाएगा, और बल्कि तीनों को साथ कर देते हैं। ठीक है, सब प्लॉट करके तीनों को साथ भी देख सकते हैं, अभी तो एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं ना। यस सर। सो यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ओके। सो इसी तरीके से आपके पास जो है ना ये जो लैब है कंप्लीटली इसी तरीके से की। अच्छा, टास्क भी यही है, ये ट्रांसफर फंक्शन डिफरेंस दिए, डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं, और ये पूछा हुआ है कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, और ये क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास जो है ना थोड़ी सी क्या कहते हैं कि गेम कहें कि खेली हुई है, वो ये है कि यहाँ पे बजाय ट्रांसफर फंक्शन के यहाँ पे कहा गया भाई सीरीज एंड पैरेलल आरसी सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल आरएल सर्किट। ये वही है जो हमने पिछले सेकंड लैब में मोस्ट प्रोबेबली जब मैं इक्वेशन ड्राइव करवा रहा था ना, तो उसमें हमने यूज की थी। तो बिल्कुल वही इक्वेशंस हैं, तो उनका ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है वो मैंने बताया हुआ है किस तरीके से करना है। स्टेडी स्टेट से जो स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन, या ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस, ये दोनों काम हम कर सकते हैं। ये उस लैब में हमने यही किया है। और यहाँ पर तीसरे में ट्रांसफर यहाँ पे दिया, अब यहाँ पे न्यूमरेटर 10 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 3 और 1 हो जाएगा, और स्टेप और इम्पल्स का तो बिल्कुल सेम ही तरीका होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10 और यहाँ पर मैं लिखूँ 3 और 1, अब समझो कि ये प्रॉब्लम जो है ना आपके सामने ये हो गया, टास्क हो गया ये। आई बात समझ में? तो यहाँ तक बात क्लियर है?
सर ये हम लोग सर ये जो आपने सर लैब टास्क में दिया हुआ है, सर इसको यूज़ करते हुए सर ये सॉल्व करना है सर, तो हो जाएंगे ना सर? हाँ हाँ, ये देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो समझो कि मैंने कर दिया ये वाला पार्ट। ये जो मैंने किया हुआ है, इसमें न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 3 1। तो इसका इम्पल्स रिस्पांस मैंने निकाल लिया। स्टेप निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेप लिख दो, स्टेप भी आ गया। तो सेम तरीके से होगा जो मैंने अभी करके दिखाया तीनों, बस उसको देखते जाएं, वैल्यूज को सिर्फ चेंज करना है। सही है, सही है सर। ओके गुड। अच्छा, अब क्योंकि ये जो लैब है ना, एक दूसरी जो अपकमिंग लैब है उससे रिलेटेड है, बहुत ही रिलेवेंट है, तो उस वजह से मैं उसको भी आज ही करवा रहा हूँ। वो कौन सी है, लैब नंबर 6। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। अच्छा, ये कम्प्लीटली सेम टॉपिक है, सिवाय आपको यहाँ पे लगेगा कि ये क्या है। अब यहाँ पर जो मैंने पूरा अभी आपको बताया कि एक इक्वेशन को जब हम एक सिनेरियो को या किसी सिस्टम को मैथमेटिकल मॉडल करते हैं, तो कोई तो सिस्टम सिंपल है, कोई सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग भी उसी हिसाब से बनती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे सिस्टम जिनकी इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर सेकंड 2 आ जाए, तो उनको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम में तो उनका ट्रांजिएंट और स्टेडी स्पेस रिस्पांस क्या होगा, सेकंड लैब ये। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये जो आपने देखा होगा पिछली लैब में, जो एक जनरल स्टेप रिस्पांस बना हुआ था कुछ इस तरीके से, तो इसमें ये ट्रांजिएंट था और स्टेडी स्टेट, और यहाँ पर जो है ना, इसमें जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं ना, उसमें आती हैं ऑसिलेशंस। मतलब वो इतना, जिस तरीके से मैं आपको अभी जिक्र कर रहा था फैन का, फैन कैसे होता है कि उसकी जीरो स्पीड है, ऐसा 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 जो है क्या कहते हैं कि अपनी पोजीशन में आता है, मगर वो एक स्मूथ वे में हो रहा होता है। अच्छा, अब कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि जिसको वो स्मूथ वे में नहीं होते, वो पहले बहुत ओवर हो जाते हैं, फिर कम आते हैं, फिर ऐसा ऐसा करके फिर उसके बाद जाके एक स्टेबल पोजीशन में आते हैं। अब इसको मैं कुछ यूं कहूँ, जिस तरीके से एक सस्पेंशन होता है, मिसाल तौर आपकी गाड़ी चल रही थी और सस्पेंशन में या कोई चलते चलते गाड़ी में कोई बीच में ऐसी चीज आ गई, तो सस्पेंशन में क्या होता है, एकदम पहले जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसा कम या ज्यादा होके फिर एक बैलेंस पोजीशन में आता है, ऐसे ही होता है। या ये फील किया होगा आपने या नहीं, मेरी बात जी समझ सर। में आई? या कोई और जी सर। एग्जांपल आप दे सकते हैं इसका, जो आपके जहन में आ रहा है इस तरीके का, जो मतलब एकदम स्मूथली, मतलब अपनी डायनामिक इक्विलिब्रियम में ना है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्मूथली ना, वो एक थोड़ा सा ऊपर नीचे जो एक फ्लक्चुएशन के बाद आए। सर अभी तो सर याद नहीं आ रही सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस मेरा जो पॉइंट तो समझ गए ना आपको, मतलब क्या है। ठीक है, जी सर। अब अचानक सडन मतलब जो है ना। एक होता है ना, मतलब ऐसे ये जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं ना, ये जो सिस्टम होते हैं ना, एक इस तरह स्मूथ नहीं होते, जिस तरीके से हमारा वो जो था फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा था, ऐसा 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 करके यहाँ पे। और ये वाले जो सिस्टम होते हैं ना, इसमें आती है ऑसिलेशंस आती हैं, और ये ऑसिलेशंस हो होकर उसके बाद जाके जो है ना एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं, मतलब ऐसी पोजीशन जहाँ पे एक्चुअली में वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हर अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि कोई किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कोई कैसे चल रही हैं, तो हर किसी के अपने हिसाब से, तो उसकी मॉडलिंग उस हिसाब से होती है। अब इन सिस्टम्स का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है ना, यहाँ ये जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट चीज़ें हमें ना कैलकुलेट करनी होती हैं, या हमें जिनकी इंफॉर्मेशन हमें होना लाजमी है। अब ये जो आपके पास आ रहा है, अब मिसाल लो, इनका मिसाल लो, ये मैक्सिमम एक ओवरशूट कितना जाएगा, जो इसको मैक्सिमम पहले शूट में कितना पीक वोल्टेज होगा, ये भी पता होना लाजमी है। और ये भी हमें पता होना लाजमी, पता होना चाहिए कि ये जो है ना जीरो पोजीशन से इतना मैक्सिमम ओवरशूट में कितना टाइम लगाएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें, जिस तरीके से मैं आपने अभी एग्जांपल अच्छा दिया था मोटर का, कि मोटर है तो एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है, और फैन जो होता है ना वो 5 6 सेकंड या 7 सेकंड लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर किसी का जो सिस्टम होता है ना, उनका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने का टाइम भी डिफरेंट होता है। और
ये जो सेकंड ऑर्डर में ये भी इशू आता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो उसमें हमारे पास ना 3 कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए। एक को कहलाते हैं अंडर डैम्प्ड, दूसरे अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड, ये ठीक है। ये जो आपके पास अनडैम्प्ड है, अनडैम्प्ड का मतलब ये है कि वो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड कलर में नजर आ रहा है, मतलब ये जो आप डिग्रेडेशन जो हो रही होती है ना, एक्चुअल में ये ओवरशूट ये करके डिग्रेडेशन हो रही है ना, तो वो बिल्कुल ना हो रही हो, एक स्मूथ साइन वेव की तरह चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये जो है अंडर डैम्प्ड। अब ये जो इक्वेशन है ना, इन ये जो एक्चुअली में पूरी इक्वेशन ड्राइव की हुई है, ये वाले यहाँ पे ये जो फैक्टर आता है ना, अब इस फैक्टर का इसको हम कहते हैं डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। और एक्चुअली में डैम्पिंग है क्या जी? डैम्पिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली कोई चीज डिक्रीज होना। यहाँ पे अगर नोट करें तो ये जो ऑसिलेशंस हो रही हैं, जो फ्लक्चुएशन, जहाँ जो ऑसिलेशंस जिसको हम कह रहे हैं ना, टू एंड फ्रो जो हो रहा है सिग्नल का, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहा है। ऐसे हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर इस पार्ट पे देखें तो ज्यादा ऑसिलेशन है, फिर यहाँ पे आए तो और भी कम, यहाँ पे आए तो और भी कम, और यहाँ पे ऑसिलेशन खत्म ही हो जाती है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है डैम्पिंग। मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ये जो ऑसिलेशंस हो रही है ना, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही हैं। बात समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है उसामा। सो यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अब डैम्पिंग एक होता है कि एकदम डैम्पिंग मिसाल लो खत्म हो जाती है, एक दूसरा है डैम्प, जब आपके पास जो फ्लैक्च आ जाए तो वो ऐसा 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 स्लो, मतलब थोड़ा टाइम लेके फिर डैम्पिंग खत्म होती है, और कोई एक जो है ना थोड़ी देर में खत्म। तो ये डिफरेंट उसके इस रेशो के तहत उसको कैटेगराइज किया गया है। ये जो तीनों है ना आपके सामने, ये आप ये लिखा हुआ है। अब ये जो है देख रहे हैं, हमारे पास ये जो अंडर डैम्पिंग, ये जीरो, जीरो पे क्या है, सिंपली साइन वेव की तरह है। और ये जितने भी आपको नजर आ रहा है ना, 0 2 4 6, ये सारे लेस देन किसके हैं? 1 के हैं। और लेस देन 1 के हैं ना, ये देख रहे हो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जैसे जैसे ये डैम्पिंग रेशियो बढ़ रहा है, तो ये देख रहे हैं, ये हो गया। और सर ये 100%। ये जो है आपके पास 0.2 पे है, मतलब आपके सामने नजर आ रहा है। सो जैसे जैसे ये डैम्पिंग रेशियो बढ़ रहा है, मतलब उसका जो है ना एकदम स्मूथ हो रहा है, एक हिसाब से देखा जाए, देख रहे हैं? बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि डैम्प मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज, और जितनी ये ज्यादा होगी उतना जल्दी वो डिक्रीमेंट जो खत्म, उस वो ऑसिलेशंस खत्म हो रही हैं। अच्छा, अच्छा, ये फ्रीक्वेंसीज का जो है चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसीज के साथ, क्योंकि इसमें ये जो ना पूरी थ्योरी में इक्वेशन ड्राइव होती है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं करवाई। ऑब्वियसली बात है, ये जो हमने डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे देखा, और यहाँ पे दूसरा टर्म है डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी, उसका इम्पैक्ट है, ये इसका ग्राफ है। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने आपको कहा टाइमिंग, इसमें डिफरेंट टाइम्स हैं। अब हर टाइमिंग का जो है ना अपना अपना नाम है। अब टाइमिंग क्या है? अब ये जो जीरो पोजीशन से लेके स्टेडी स्टेट तक आने का जो टाइम है, इसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। मतलब इतने टाइम में जो जीरो से स्टार्ट होगा और एक अपनी डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। और जो आपके पास ये जो फर्स्ट पीक आती है ना, ये वाली, ये देखो मैंने जिक्र किया था ना इसका, ये वाली पीक, अब यहाँ तक का जो टाइम आता है, ये पीक टाइम। मतलब इस पीक तक, जीरो से लेके इस पीक तक जितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं सेटिंग टाइम, सॉरी पीक टाइम। अच्छा, ये जो है हमारा टी आर, इसका नाम ये लिखे हुए हैं सारे, राइज टाइम। मतलब जब आपके पास ये जो नज़र आ रहा है ना, जो ओरिजिनल जिस स्टेट पे इक्विलिब्रियम बनेगा, उस वैल्यू तक जितना टाइम फर्स्ट टाइम लगता है ना, वो हम कहते हैं राइज टाइम, ठीक है। और ये फिर हमारा डिले टाइम। सो हर किसी टाइम निकालने के ना इक्वेशन से ये सारे टाइम विद द हेल्प ऑफ द डैम्पिंग रेशियो निकाले जाते हैं। और ये हमारे पास उनकी सारी इक्वेशंस हैं, जिनकी मदद से, अगेन ड्राइव तो मैं नहीं करवा रहा, और ये सिर्फ समझा रहा हूँ।
मगर एट द एंड जो प्रैक्टिकली हमारा काम है वो क्या है, अगेन सिस्टम आ गया, उसकी मॉडलिंग कर दी, और क्योंकि सिस्टम सेकंड ऑर्डर है, मैंने आपको क्या कहा था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम कौन सा है, जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल आपका जो है वो क्या हो, से स्क्वायर हो, 2 है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। जी सर। ओके, तो इस 2 को आप जो है मतलब सेकंड ऑर्डर, मगर इम्पोर्टेंट बात जो बताने की है ना, जिसकी वजह से मैंने ये लैब आपको इसके साथ कंबाइन की है, वो ये है कि मैथमेटिकली हमें इतनी कोई मतलब इन द सेंस ऑफ दी लैब इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती, हमें वही पहले न्यूमरेटर लिखना है, फिर डिनोमिनेटर लिखना है, और वही तरीका कि पहले हाईएस्ट पावर आएगा, उसके बाद दूसरा कोएफिशिएंट उससे लोएस्ट पावर वाला, फिर लास्ट में कांस्टेंट। ये देख रहे हैं, पहले एस स्क्वायर में क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.04 है तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, फिर 0.01 है तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये ब्रेकेट में होना चाहिए। ओके, सो ये आ गया। उसके बाद आपको स्टेप रिस्पांस चाहिए, तो स्टेप में आप न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर लिखेंगे, बिल्कुल सेम वही तरीका है जो हमने फर्स्ट ऑर्डर का किया था। जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर में मेजर जो डिफरेंस है, आपके जब थियोरेटिकल वर्क कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको इसमें बाकायदा एक वर्किंग करनी होगी, मगर इन द सेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर तो हमें इतनी ज्यादा मतलब सॉफ्टवेयर में फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर को जो आपको रिस्पांस निकालना है, तो तकरीबन सिमिलर मेथड सिमिलर है, रिस्पांस तो सिमिलर नहीं है, ऑब्वियस बात है, दोनों का डिफरेंट, मगर ये मेथोलॉजी टू ड्राइव द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज सेम। ओके, क्लियर है? जी सर। जो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, सिर्फ जी सर तो मुझे अच्छा ही लगता है, मगर ये भी है कि चीज जो है ना आप सीख जाए, मेन चीज ये है। आप नहीं अकेले सर, सीख, बहुत इंशाल्लाह सर सिंपल। ये इसको इस पे सर ये प्रोग्राम में सर जो है ना सर हम अप्लाई करके तो सर, तो हाँ अगर बहुत कोई प्रॉब्लम सिंपल आई है। तो सर इंशाल्लाह। हाँ जरूर जरूर, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आप थ्योरी को वर्क करें, अब उस हिसाब से आप ये ना मैथलेब में कंट्रोल की लैब को इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है, क्योंकि इन दिस क्योंकि आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस किया था ना, उसमें बनस्पत इसके बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग थी और ज्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग थी, तो आपने माशाल्लाह जो है ऑलरेडी वो चीजें वहां पर कवर की हुई हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, चलो बेशक याद इतना ना भी हो, मगर फिर भी कुछ ना कुछ ध्यान में रहता ही है हमेशा, जब बंदा देखता है ना दोबारा चीजें तो वो याद आ जाती है, जी हाँ सर। यार इस तरह किया था, तो मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट है उसका ध्यान में। सो इस हिसाब से जी बहुत सर। सिंपल है, सीएल का क्या काम है, नम और डेम को कैसे लिखा जाता है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे दोबारा बता दिया, कोई सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है तो इम्पल्स, और इसको हमने किया रन। सो अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है हमारे पास, नजर आ रहा है आपको? यस सर, नजर आ रहा है सर। ये आपने F5 दबाया था ना, जी ये इसको रन करने के लिए सर आपने F5 दबाया था ना, ये जो ग्राफ है। हाँ, या F5 या ये जो आपके सामने जो है ना प्ले टाइप का बटन बना हुआ है ना, सो अगर आप वो भी बना देंगे ना और उसको क्लिक कर देंगे तब भी ठीक वो है काम हो सर। जाएगा, ठीक है, तो ये है, इसको करेंगे तब भी। अच्छा, मेटलेब अगर ध्यान में रखें, आप लोगों के पास अगर लैपटॉप में फॉर सपोज नहीं है इतना पावरफुल, तो लाजमी नहीं है कि 2018 ही चलाएं, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ना वो आपका इवन 2009 वाला मेटलेब है ना उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि हम इतना कोई इन द सेंस कोई ज्यादा एडवांस फंक्शनलिटीज की यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोडिंग यूज कर रहे हैं, और वो उसमें भी इजीली आपका चल जाएगा। मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा चेंजेस यहाँ वो नहीं है जो हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता कि सिमुलिंक तो मेरे ख्याल में 2009 वाले में भी है, बाकी सिमस्केप का नहीं पता। तो सर ये सिमस्केप, 2000, मेरे पास 2007 का बी जो है ना वर्जन है, R 2007 बी। तो सर अच्छा, इसमें कोई फर्क तो नहीं आता ना सर, ये ए और बी में? नहीं नहीं, इसमें होता है इनके रिलीज का वगैरह होता है, मगर जो हम जिस लेवल का काम कर रहे हैं ना वो बहुत बेसिक लेवल का है, तो उस पर इतना इम्पेक्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो मिसाल तौर पहले एक नाम से थे, वो नए वर्जन में किसी और नाम से आ जाते हैं, तो वो थोड़े बहुत हैं, मगर वो आपको अभी ऐसा मेरे ख्याल में जितने हमने यूज फंक्शन किए ऐसा कोई फंक्शन यूज नहीं किया जो पुराने और नए वर्जन में चेंज हो। अगर ऐसा कोई हुआ मेरी इन्फॉर्मेशन में तो जरूर शेयर करूंगा, मगर हमने ऐसी कोई अभी एडवांस चीज यूज ही नहीं की है। फिगर वगैरह ये वो सही सारी है। चीजें वही हैं जो हमने बहुत बेसिक हैं जो ऑलरेडी हुई हुई हैं, ठीक है। सो अब समझ में आ गया? जी सर।
अच्छा, यही सेम लैब जो है आपके पास, अब मैं आपको कहूँ इसी का इम्पल्स रिस्पांस मुझे निकाल के दो, सॉरी स्टेप रिस्पांस निकाल के, तो क्या करना होगा यहाँ पे? सर स्टेप लिखना पड़ेगा ऐसे एग्जैक्टली, नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिया, सो अभी इसका स्टेप रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, इसका रिस्पांस, इसका एनालिसिस करना कि भाई कितना टाइमिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये तो हम थ्योरेटिकली चीज़ों को देखते हैं, सिस्टम को देखते हैं, सो उस हिसाब से होता है। मगर हमें मैटलैब से हमें जो चीज़ चाहिए थी उसने ग्राफ वगैरह निकाल के हमें दे दिया, और कोई भी चीज़ आपको मिसाल हो कहीं पे मतलब चेंजेस करके दोबारा रिस्पांस मालूम करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज करें वो रिस्पांस आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तीसरा ये जो है, जो क्या कहते हैं रैंप रिस्पांस, मतलब रैंप सिग्नल पे इस पे इसका क्या रिस्पांस आएगा, उसके लिए हमने कहेंगे एलसिम। एलसिम ऐसा फंक्शन है जो कि आपके पास यहाँ पर सिस्टम मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, और यहाँ पर इनपुट दिए जाते हैं उसको, ठीक है। सो इनपुट यहाँ पे हमारा क्या है, आर इज इक्वल टू ये, तो हमने डायरेक्ट वही दिया, देखते हैं क्या हमारा आ गया। तो ये तो बिल्कुल ही रिस्पांस इसका जो ना ये आ रहा है, 0 0 ही आ रहा है। यस सर। तो मेरा सिर्फ ये जो है ना आ, आ, समझाने का मतलब था। और एग्जैक्ट सेम वे में जो आपको क्या करना है, ये जनरल इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, डब्ल्यू एन और यस सर। रैंपिंग फंक्शन, दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखो दी हुई हैं। डब्ल्यू एन क्या दिया हुआ है, 0.1, और डिफरेंट डैम्पिंग दी है। जब डिफरेंट डैम्पिंग देंगे तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन बन जाएंगे। क्यों? मिसाल और आपने ये 0.1 स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे पहले एक डैम्पिंग 0.2 रखी, फिर 0.4, फिर 0.6, इनका एक साथ जो है ना होल्ड करके कमांड लिख के तीनों चारों एक साथ भी आप दिखा सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, ठीक है। जी बाकी सर। सेम सेम एग्जैक्ट वही है, मतलब आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है, ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, फिर ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसमें से लिखना कोई मुश्किल काम अब नहीं रहा। न्यूमरेटर के जो कोएफिशिएंट्स को लिखें, डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स को लिखें, और बस यही कोड जो दो लाइनें इंप्लीमेंट करो तो रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। और यही पूरी लैब में है, पहले एक में है फिर यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस में करनी पड़ेगी कि जो आरएलसी सर्किट का आपने पहले ट्रांसफर फंक्शन जो पिछले में बनाए हुए थे ना जनरल, उसमें आर एल और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका भी ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। उस ट्रांसफर फंक्शन में अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखेंगे, और फिर उसमें ये रिस्पॉन्स मालूम करेंगे तो आपका वो क्या कहते हैं कि आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये थी हमारी ये लैब, मतलब दोनों लैब आज जो मैंने किया था फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स का, किस तरीके से डिफरेंट इनपुट्स पे उसका क्या रिस्पांस आता है उसको प्लॉट करने का हमने पूरा काम किया। और टोटल मेन जो काम है ना पूरी लैब में, अगर ये लाइनें समझ में आ गई है ना, तो समझो कि आज की लैब यही है। सर ये बीच में ब्रैकेट्स मिसिंग है ना? हाँ, एक में यहाँ पे मिस थी ना, एक्चुअली ये सिंगल कैरेक्टर तो उसमें शायद इतना इशू नहीं होता वैसे। सर ये नीचे भी दो में मेरे ख्याल से हाँ वो उसमें मिसिंग है। है, मतलब उधर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। उसमें आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो कोड कॉपी करते वक्त ये जो है ना लिख दीजिएगा, सही है। सही है सर। सो बात समझ में आ गई, ये जो कोडिंग किस तरह की हुई है। जी सर समझ गया। ओके, कोई और क्वेश्चन करना हो या पूछना, बहुत सिंपल है, आज ही बैठेंगे ना ये टास्क तो आप आधे घंटे में अभी कर लेंगे। अभी तो एक पिछला अगर मैंने कर दिया था, ये वैल्यू पुट करें 0.1। अच्छा, इसी को अभी हम कर सकते हैं, 0.1 को होल स्क्वायर करें, 0.1 का होल स्क्वायर 0.01 आएगा, और ये जो है 0.2 ये बन जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी और इसका 0.01, तो ये देखो ये टास्क भी इधर ही हो जाएगा। तो बस ये कैलकुलेशन करके पुट करना है और जो है आप लोगों को अच्छा इसके अलावा मतलब फॉर सपोज जो हमने एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, जो मिसाल और आपने एक जनरल फंक्शन बना दें इसका, इस इक्वेशन का, और उसको बस डिफरेंट वैल्यूज के साथ बार बार कॉल करते रहें, आराम से हो जाएगा। तब भी हो सकता है, मतलब एक फंक्शन बनाए जिसमें दो इनपुट होंगे, एक डब्ल्यू एन की वैल्यू, दूसरी डैम्पिंग की वैल्यू, उसको दो इनपुट देंगे तो वो आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा। बात समझ रहे हैं मेरी?
तो बहुत सारे यस सर। तरीके से हो सकते हैं कि आप कर सकते हैं। तो ये आज ये फर्स्ट एंड जो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का पूरा लैब यही है। तो यहाँ पे एंड होता है, कोई क्वेश्चंस हो तो वो जरूर पूछें, अदरवाइज जो है मेरी जूम मीटिंग वैसे लिंक खत्म होने वाला है 2 मिनट में, तो फिर मैं यहीं पे एंड करूंगा आज के लिए। सर ये इसको सर हम लोग सर ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं सर, जो भी मसला होता है सर आपसे पूछ लेते हाँ हैं। ये ज़रूर करें, क्योंकि जो है ना अभी बहुत टाइम हो गया और मैंने फर्स्ट ओपन एंडेड लैब भी दे दिया, तो काइंडली आप उसको भी देख लें और सबमिट करवा दें एट दी। और सेकंड ओपन एंडेड भी आपको मिलेगी, और वही सेम तरीका है जो प्रोजेक्ट भी आप लोगों को करना है, अभी टाइम है। सो प्रोजेक्ट अगर आप लोगों के जहन में मैकेनिकल से रिलेटेड भी कोई है तो उसको मैटलैब में इम्प्लीमेंट करके सॉल्व करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके, फिर बाकी को समझा दीजिएगा और फिर अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।